इस समय हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय हम उस संविधान में कहाँ हैं, पार्ट 3 में हैं, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 की बात चल रही है, यानी मूल अधिकारों की बात की जा रही है। वो मूल अधिकार जो हमारे देश के नागरिकों या नागरिकों या कहेंगे विधिक व्यक्तियों को, या जो भी कोई शत्रु देश से भी यहाँ आता है तो उसे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मिल जाते हैं। कहाँ, या कोई प्रवासी भारतीय हो, अप्रवासी भारतीय हो, तो उसे भी ये अधिकार मिलते हैं। इसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार, कुछ अपवादी दशाएं हैं जिनमें उन्हें भी समानता के अधिकार जैसे चीज़ों का स्वाद मिल जाता है। तो इसमें उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोगों द्वारा। क्या हो चुका, आर्टिकल 12 यानी 12 राज्य की परिभाषा बहुत अच्छे निकल गया। अनुच्छेद 13 पे बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 के ऊपर। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 का एक अपना सीरीज है, यानी कहाँ है, जो हमारे संविधान में मूल अधिकारों में सबसे पहला प्रकार कौन सा है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल कितना 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 कौन, समानता का अधिकार है, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल है, 5 अनुच्छेद हैं वहाँ। अब बात उठती है समानता की, बात तो शुरू हो रही है। आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा और हर व्यक्ति क्या है, विधि के समक्ष समान है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी कि दो बातें की जाती हैं। अनुच्छेद 14 में दो बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, समता का मूल सिद्धांत विहित है। समता का मूल सिद्धांत कैसे, अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी व्यक्ति को, व्यक्ति का मीन्स हो गया नागरिक, अनागरिक, विधिक व्यक्ति, हमने इसके पहले बताया आपको, ये सभी लोग इसमें आते हैं। उन्हें क्या, वो विधि के समक्ष क्या हैं, सभी के सभी समान हैं और उन्हें विधियों का समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा कौन बताता है, अनुच्छेद 14। एक बात तो स्पष्ट हो गई, जब कहता किसी व्यक्ति, तो सीधी बात है कि यहाँ सभी लोग शामिल हैं। अगर 15 की बात करेंगे, वही 15 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 15 में अगर आप देखेंगे तो 15 में कहता नहीं, ये नागरिकों के लिए है, यानी 15 केवल नागरिक के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 किसे है, अनागरिक के लिए भी, अन्य के लिए भी है। ठीक, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 14 और कुछ स्पष्ट नहीं करता है। अनुच्छेद 14 में यानी आर्टिकल 14 में दो पदावलियां हैं। पहली पदावली क्या है, विधि की समक्षमता, और दूसरी पदावली क्या है, विधियों का समान संरक्षण। एक बात और समझिएगा कि यहाँ विधि के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद विधि के समक्षमता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, तो आपसे जानते हैं, ये भी आपसे किया जा सकता है कि 14 और 14 के अंदर एक सब क्लास बना के 1 पूछ लिया जाएगा, या कहा जाएगा क्या 14 का सब क्लास 2 ऐसे कर दिया जाएगा। आप कहेंगे तो संविधान में है ही नहीं। अरे आप परेशान मत हो, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, इसके अलावा कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम आप दे रहे हों, तो आप ये समझिएगा कि पूछ लेता है कि विधि के समक्षमता किस पदावली में है, तो पहली में, ध्यान रखिएगा, पहली पदावली एक है और दूसरी पदावली क्या है, विधियों का समान संरक्षण है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में हो सकते हैं, आपको यहाँ सावधान होना ही पड़ेगा। तो दो बातें हैं, विधि की समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण। विधि की समक्षमता यानी कि सब लोग समान कैसे होंगे, किन आधारों पर होंगे, इसे जानने के लिए आपको अनुच्छेद 15(1) देखना होगा। अनुच्छेद 15(1) जब आप देखते तो वहाँ कहा जाता है क्या, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। यानी समानता जो स्थापित करने की बात चल रही 14 में, वो सारी बातें किन आधारों समानता दी जाएगी, कैसे समान किया जाएगा, वो सारी बातें कहाँ की जाएगी, अनुच्छेद 15(1) में की जाएंगी। यानी समानता का जो आधार है वो वास्तव में कहाँ मिलने वाला है, समानता किस बात की दी जाएगी या कहाँ समानता स्थापित की जाएगी, वो आपका अनुच्छेद 15(1) बताने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ यहाँ अपवाद भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे 15(1), 15(2) आप पढ़ेंगे तो 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) सब अपवाद ही लगे हुए हैं। उन पर बात अभी हम आगे कर लेंगे। आप पहले हम किसे देखने वाले हैं, अनुच्छेद 14 को। लेकिन जब ये कहा कि कह रहा है आर्टिकल 14 कह रहा कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, किस मामले में, धर्म को लेके। अगर धर्म को लेके सभी लोग समान हैं तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि भारत वास्तव में है क्या। भारत क्या एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? अगर भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, आज से सवाल किया जाए कि क्या भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, या क्यों ऐसा कर दिया गया कि धर्म के आधार पे असमानता विषमता नहीं होगी, सभी को समान समझा जाएगा। इसलिए किया गया क्योंकि भारत वास्तव में क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष, या कह दिया जाए एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत किसी भी धर्म का पोषक नहीं है, किसी पंथ का पोषक नहीं है। इनडायरेक्टली कहीं कुछ आपको दिखे
तो बस ऐसे एक अपवादी दशाएं हैं वो, जबकि हमारा जो संविधान है या जो हमारी सरकारें हैं वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करती हैं। किसके साथ? नागरिकों के साथ। यानी धर्म के आधार पर कोई भी गवर्नमेंट चाहे जब रही हो वो कोई भेदभाव नहीं करती है। अपवादी दशाओं में कहीं कुछ चीज़ें हो जाती हैं वो बात अलग है, नहीं तो चूँकि हर कोई हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था संचालित होती है वो भारतीय संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से करता है। तो भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, या हर धर्म को क्या देता है? समान दर्जा देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष को बात की गई आपके संविधान में नहीं की गई। साथ ही अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं या जो क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जिनको अपनाया गया है, हमारे देश ने जिन्हें अपनाया है राष्ट्रीय प्रतीकों को, उनमें किसी धर्म का चिन्ह नहीं है। क्या है? नहीं है ना। कोई धर्म चिन्ह है राष्ट्रीय प्रतीक जो अपनाए गए? कोई धर्म चिन्ह नहीं है। तीसरी बात क्या कि भारत धर्म और राज्य का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। राज्य धर्म से संबंधित उन्हीं कार्यों में अपनी भूमिका निभाता है जहाँ उसका हिस्सा लेना अनिवार्य हो जाए, नहीं तो राज्य के धर्म का हिस्सा नहीं बनता है। पूरा का पूरा राज्य का प्रयास होता है कि वो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं बनेगा। वो कहता है राज्य का मामला, धर्म का मामला अलग है और राज्य का शासन अलग है, यानी धर्म का पोषक है नहीं। यहाँ भी कन्फर्म हो गया। तो अगर ये कहा जाए कि भारत ने अभी तक किसी भी धर्म को तरजीह नहीं दिया, किसी धर्म को तरजीह नहीं दिया यानी महत्व नहीं दिया। भारत सभी धर्मों के साथ समान समव्यवहार स्थापित करता है। जो भी भारत में जितने भी धर्म हैं, धार्मिक भेदभाव नहीं है। तो धर्म इसीलिए कहता है क्या कि हम धार्मिक रूप से क्या करेंगे? सबको समान कर देंगे। दूसरी बात, भारत आप देखते हैं कि संविधान में इसी शब्द के सपोर्ट में लाइए आप, संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या बात की गई है? अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की आज़ादी दी गई है। अगर धर्म की आज़ादी में सीधे कहा गया कि आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, जिस धर्म को चाहे धर्म को मानिए, यानी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म का पोषक नहीं है। जो धर्म आपको उचित लगे उस धर्म का आप पालन करिए। तो यहाँ सीधी सी बात ये भी हो गई। क्या बात हो गई कि यानी कि धर्म का पोषक है नहीं, तो चाहे जो धर्म होगा उसके लिए सब सही है। आप धर्म का आचरण ऐसे करिए कि कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। ऐसा कोई आचरण करेंगे तो निबंधन लगाएगा, क्योंकि मूल अधिकार निबंधनों के अधीन है। इसीलिए क्या है? मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार दिया गया है। अगर धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया तो एक आपको सकारात्मक अधिकार दिया गया है। ऐसा तो किया गया ना कि आप अपने धर्म को मानिए, आचरण भी करो, प्रचार प्रसार भी करो, चंदा इकट्ठा करो, है ना, मूर्ति बिठाओ, विसर्जन करो। पूरी आज़ादी किसने दे रखा है? संविधान ने। दूसरी बात की शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी भारत में धर्मनिरपेक्षता कायम है। शिक्षा में देने में भी कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, पहले भी नहीं रहा है। हाँ, वर्तमान में किसी को दिख रहा हो तो शायद हो सकता है वो चश्मा उसका उलट गया हो, बात दूसरी है। क्योंकि अगर धर्म के आधार पर शिक्षित किया जाता तो अल्पसंख्यक बहुत सारे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय भी हैं, मदरसे भी स्थापित हैं, जिन्हें अब तक सरकार हमारी बंद करवा देती। अनुदान तो पूरा का पूरा देती है ना, मदरसे हों और चाहे क्या हो, कोई विश्वविद्यालय हो, कोई महाविद्यालय हो, जहाँ पर इस बात को कह दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में इसे स्थापित किया गया है, तो अनुदान उससे भी सरकार देती है और उसे संचालन में पूरा का पूरा मदद करती है। तो यानी सीधी बात होगी, शिक्षा में भी कोई धर्म की बात नहीं है। धर्म के आधार पर ना ही हमारे यहाँ किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के आधार बनाया गया, वो भी नहीं है कि इस महाविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में इस धर्म के लोग ही पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। ये सारी बातें अगर आप समझेंगे तो मूल अधिकार में जिस समानता अनुच्छेद 14 को आप पढ़ने जा रहे हैं, आप इस बात को समझ जाएंगे कि वास्तव में जो धर्म के आधार पर कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, तो भेदभाव है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसे कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर शिक्षा में भी नहीं है, आपको धर्म मानने में कोई आपके लिए रोक टोक नहीं है, जो मन करे आप मानिए। अब 14 और 15 की अगर बात किया जाए, 14 अनुच्छेद 14 कहता हूँ समानता स्थापित करता हूँ और 15 कहता निषेध है इन सब का। यानी मैं उसका पूरक हूँ कि कहाँ आप 14 की बात करेंगे और फिर उन सारी बातों को लेके क्या करें, रोक देंगे कि इन चीज़ों में आपको विभेद नहीं करना है। अगर इन चीज़ों में विभेद नहीं करोगे तो समानता स्थापित हो जाएगी। यानी इतनी बातें जब की गई हैं, ये सारी कितने शब्द हैं? 3 तो 5 शब्द हैं, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान। इन 5 शब्दों को आधार बनाते हुए आप देखेंगे 14-15 एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस भारत में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और जब समान व्यवहार करेंगे
तभी क्या होगा, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के सामने सभी लोग समान हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, विधियों का सबको समान संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। अब बात तो थी कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो ना होता। अगर धर्मनिरपेक्ष ना होता भारत, या आपकी देश के जहाँ लिखा पंथ निरपेक्ष था, अगर भारत पंथ निरपेक्ष नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि ये सब जहाँ होता नहीं, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव होता, जैसे कि अन्य देशों में होता है। अन्य देश आप समझ रहे होंगे, अन्य देश बहुत सारे है ना, अन्य देश क्या है, बहुत सारे हैं पड़ोसी हमारे, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ ऐसी ही बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 30(1) में, कोई ऐसी बात नहीं, कोई संरक्षण नहीं है। मैंने कहा कि अपवादी दशाओं में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं कि किसी के भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, इसलिए ऐसा किया गया। इसलिए आप ये नहीं कहेंगे, कहते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता नहीं है। क्या समान नागरिक संहिता का होना आवश्यक है? होना आवश्यक है और नहीं भी आवश्यक है। होना, अगर समान नागरिक संहिता आ रही है तो जाहिर सी बात है धर्म सभी समान हो जाएंगे, कोई धर्म रहेगा ही नहीं, सभी धर्म खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अब बात ये उठती है कि सीधा आते कहाँ हम लोग, आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 14 पर जब जाते हैं, दो शब्द मैंने कहा, दो पदावलियाँ हैं। विधि के समक्ष समता जो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में एक जो है विचारक हैं, विशास्त्री हैं, उनका नाम डाइसी है, और डाइसी महोदय ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। वहीं से भारतीय संविधान ने ग्रहण किया विधि की समक्ष समता को, और विधियों के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ के नहीं हैं। अनुच्छेद 14 में दोनों बातें। अब एक बात उठती है कि जो आपका मूल अधिकार होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि 14 पढ़ने से पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि जो मूल अधिकार होते हैं, वो मूल अधिकार कौन से ऐसे हैं जो सकारात्मक प्रकृति में, नकारात्मक। हम किसे सकारात्मक अधिकार माने और किसे नकारात्मक अधिकार माने, है ना, ये आपको जानना जरूरी है। हाँ, सकारात्मक के क्या लक्षण है और नकारात्मक अधिकार के क्या लक्षण है, अगर उसको आप समझिए तो फिर आगे, चूंकि बार बार बात होगी, मैं कह दूंगा एक शब्द की विधि के समक्ष समता इसमें नकारात्मक है और विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक है, तो कहेंगे ये क्या है सर, फिर समस्या आएगी ना। तो पहले समझ लीजिए मूल अधिकारों के बारे में। जो मूल अधिकार हैं, इनकी अगर प्रकृति की बात किया जाए ना, तो इनकी प्रकृति दो ही है। एक क्या है, सकारात्मक, पर नकारात्मक ही रखिए भाई, क्या है नकारात्मक, और दूसरा क्या है सकारात्मक। बहुत आराम से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको बातें समझ आ जाएंगी। नकारात्मक किसे माना जाएगा, जहां पर राज्य की शक्तियां सीमित हो, एक ऐसा अधिकार आपको दिया गया हो जहां पर क्या हो, राज्य कौन, आर्टिकल 12 में जो चारों हैं उन्हीं की बात चल रही, उनकी शक्तियां अब आपके अधिकार के सामने सीमित हो जाएं, तो यानी ऐसा अधिकार क्या है, नकारात्मक है। और आपको हम बता दें, विधि के समक्ष समता कैसा अधिकार है, नकारात्मक है। समझे बात, इसकी प्रकृति नकारात्मक, इसका क्या सकारात्मक है। अभी ये बात आप सिद्ध करने वाले हैं, कैसे ये बातें हैं। तो विधि के समक्ष समता यानी क्या है, यहाँ पर राज्य सीमित हो जाते हैं, राज्य की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। बात करेंगे, राज्य की शक्तियाँ सीमित होंगी, अर्थात राज्य का एक निश्चित दायरा होगा, उसके आगे जा करके वह उन अधिकारों को छेड़ नहीं सकता है। तीसरी बात क्या है, राज्य मनमानी नहीं कर सकते हैं, किसके साथ, उन अधिकारों के साथ कोई मनमानी नहीं, क्योंकि उन्हें संरक्षित किया है गया है नकारात्मक तरीके से। यानी जो नकारात्मक अधिकार हैं उन नागरिकों के अधिक शक्तिशाली अधिकार, समझिएगा। हाँ, नागरिकों का नागरिक के लिए शक्तिशाली अधिकार है, और जबकि राज्य के लिए वह उसकी कमजोरी है। समझ गए। अच्छा, समझने में लगता नकारात्मक है तो लगेगा राज्य के लिए नकारात्मक है, ये राज्य के लिए नकारात्मक है लेकिन नागरिक के लिए नकारात्मक नहीं है। हाँ, समझिएगा। और दूसरा क्या, सकारात्मक जो मूल अधिकार हैं वहाँ बात की जाती है कि समाज और व्यक्ति के विकास के लिए राज्यों को विशेष अधिकार दिया जाता है, कि राज्य अपने जो उसके यहाँ निवास करें नागरिक हैं या कोई व्यक्ति हो, उससे वो विशेष अधिकार देता है। यानी कि विशेष अधिकार कहाँ देगा, विधियों के समान संरक्षण में देगा ना, बहुत सारे कानून बनाएगा और क्या करेगा,
और सबको वहाँ समान करेगा। यानी राज्य का यहाँ क्या होगा, दायरा बढ़ जाएगा। यानी राज्य अपने नागरिकों के लिए सोचता है यहाँ पर, तो राज्य का क्या है ये, अभी जनता के लिए क्या बन गया है, सकारात्मक अधिकार यही खुद है, और राज्य के लिए भी सकारात्मक, राज्य की मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा। समाज में समानता लाने के लिए राज्य को विशेष शक्ति दे दी जाती है कि आप कैसे समानता लाओगे या कैसे मूल अधिकारों को अप्लाई करोगे, इसकी किसका जब सकारात्मक अधिकार होगा तो राज्य के कर्तव्य यहाँ बढ़ जाएंगे, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। और नकारात्मक में कर्तव्य भी कम, शक्ति भी कम, सीमित है वहाँ, ये बात समझिएगा। अब क्योंकि ये सकारात्मक अधिकार हैं तो सकारात्मकता को उन्हें संरक्षण प्राप्त है संविधान के द्वारा। ये हमने इसलिए बात बता दी आपको क्योंकि अभी मैं बार बार ये शब्द यूज करने वाला था कि नकारात्मक क्या सकारात्मक क्या। एक लाइन खाली समझिएगा कि जो नकारात्मक अधिकार हैं वहाँ राज्य सीमित है, उसका दायरा निश्चित है, एक निश्चित और सीमित दायरा है। और अगर बात करें सकारात्मक में तो दायरा उसका बड़ा है, नागरिकों के हित में वो क्या कर सकता है, वो अपने नागरिक को जिसके व्यक्ति जिनको अधिकार दिया गया है उनके लिए उसकी शक्ति अधिक है, उसके ऊपर कर्तव्य दिए गए हैं कि आपको इसे पूरा करना, कैसे कोई नियम बनाओ, जैसे मन करे वैसे करो, समझ गए। अब बात की जाती क्या, दो बातें हैं। पहले जब आप कहते हैं कि कहता विधि के समक्ष समता, सीधी बात यहाँ यही है कि विधि के समक्ष हर कोई समान है। सीधा बात क्या, विधि के समक्ष यानी जो हमारे यहाँ लॉ है, कानून है, या संविधान भी अपने आप में कानून है, और भी जितने कानून हमारे यहाँ हैं उसके समक्ष क्या, जितने कोई भी व्यक्ति की बात चल रही है, नागरिक नागरिक सब लोग क्या हैं उसके समान हैं। विधि के समक्ष सभी समान हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे रिक्शा चालक हो चाहे अंबानी बंधु हो, सब एक जैसे हैं। हाँ, विधि से ऊपर कोई नहीं है, उसके समक्ष क्या है, सब लोग समान हैं। वो सभी को क्या करता है, समान रूप से संरक्षण भी देता है। नीचे वाला लाइन, उसके सामने सब समान भी हैं, वो किसी को असमानता नहीं ले जाएगा, अपवादी दशाओं को छोड़कर, ये बात ध्यान रखिएगा। अपवादी दशाओं को छोड़ करके अब विधियों का समान संरक्षण सबको देगा। किसी को विशेष संरक्षण दे सकता है, वो भी अपवादी दशाओं में, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, वहाँ दे सकता है विशेष संरक्षण, नहीं तो नहीं देगा वो। अब बात ही करनी होती कि एक बात होता है, हमने यहाँ लिखा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंट है, क्योंकि जानते जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि भारत ने रूल ऑफ लॉ को क्यों अडॉप्ट किया है, क्यों नहीं उसने रूल बाय लॉ को अडॉप्ट कर लिया, ये आपको जानना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ और एक शब्द क्या है, रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ, अब ये बात उठता है कि दोनों का मतलब है क्या, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, रूल बाय लॉ विधि द्वारा शासन, इसमें अंतर है का द्वारा अंतर या नहीं है, क्या आपको लगता है सेम बातें हैं, ये अंतर है नहीं है, अंतर है। कैसे अंतर निकालेंगे हम लोग, कैसे इस बात को समझें कि विधि का शासन क्या, विधि द्वारा शासन क्या है। ये बात लक्ष्मीकांत मौन, सारी किताबें मौन है, ध्यान रखिएगा। और यही सवाल आपके लिए है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, जिसका आधारभूत सिद्धांत विधि का शासन है, तो भारत में विधि के शासन को ही तरजीह दिया गया, क्यों नहीं विधि द्वारा शासन को तरजीह दिया गया। क्या बात है, मैं एक छोटा सा कंप्यूटर हूँ, मैं सवाल जब क्रिएट कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कमीशन कितना जो अंदर है। जैसे विधि का शासन है और विधि के द्वारा विधि जो बनता है उसे अकॉर्डिंग शासन किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इससे कोई सच्चे ऊपर थोड़ी ना है, जो रूल ऑफ लॉ है कोई भी कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी कोई है। और जो है वो मतलब कह रहा है रूल ऑफ लॉ उसके द्वारा शासन किया जाता है ना। भारत शासन कैसे चलता है, विधि द्वारा चलता है। भारत में विधि द्वारा होता है कि विधि का शासन होता है, भारत में विधि का शासन है या विधि द्वारा शासन है, विधि का शासन है। मुझे यही जानना है आपसे, बताइए। भारत में रूल बाय लॉ है या रूल ऑफ लॉ है, क्या क्यों ऐसा है,
संविधान से उससे हम लोग कोई नहीं, उसी में सारे देखो, नियम विधि- कोई बात नहीं है। जो आपका रूल ऑफ लॉ है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भेदभाव है ही नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 14 की पदावली 1 में यही है, विधि की समक्ष समता, रूल ऑफ लॉ यही है। यानी विधि के शासन में क्या होगा, कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। दूसरी बात क्या, कानून क्या होगा, समान रूप से लागू होगा, समझ गए, ये होगा। तीसरी बात क्या, नागरिकों की रक्षा और समानता का उद्देश्य होता है। क्या पूरा टारगेट क्या होता है रूल ऑफ लॉ का, कि जो नागरिक हैं उनकी रक्षा की जाए और उनकी सुरक्षा की बात, दोनों की बात करता है। समझिए बात, नागरिक की रक्षा सुरक्षा दोनों लायबिलिटी। अब बात रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ में क्या होता है, राज्य द्वारा कोई कानून लाया जाएगा, कोई कानून लाया जाएगा और उसी के अनुसार शासन किया जाएगा। यानी उसी के अनुसार शासन, किसके, राज्य द्वारा कोई कानून लाया जाएगा और उसी के अनुसार शासन किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि उसे क्या कहते हैं, रूल बाय लॉ। कि राज्य ने, राज्य कौन, अनुच्छेद 12 में है राज्य, वो राज्य को यह क्या लाए, कानून लाए और उसी के अनुसार शासन करे। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च इस बात को नहीं जान रहे हैं, संविधान सभा ने बनाया है। सारे कानूनों को गौर, संविधान को कोई गौर नहीं करता है। संविधान सभी कानून, भारत के सभी कानूनों को गौर करती है। आप सुबह में लाइन पढ़िएगा, संविधान है क्या, विधियों का ऐसा समुच्चय है जो किसी राज्य की राजनीतिक संरचना को शासित और नियंत्रित दोनों करता है। मेरे शुरू की परिभाषा है ये। राजनीतिक संरचना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों को संरक्षित करता है। संविधान से ऊपर स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। अगर संविधान के ऊपर कोई, तो हम भारत के लोग पीपल ऑफ इंडिया हैं। इसी तो कहता हूँ, जिसने लिखा है वो रोज सलामी ठोको 21 तोप को तो भी कम है। हाँ, कितना दिमाग लगाएगा, वैसे नहीं है ये तो। हाँ, गड्ढा हो चाहे जो भी, लेकिन आप समझिएगा इस बात, कितना रूल बाय लॉ नहीं लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, रूल बाय लॉ लिया नहीं लिया, रूल ऑफ लॉ लिया है। अब आज़ादी के बाद देश में शासन किसका, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। संविधान सबको चला रहा है। आज़ाद हुआ, 9 दिसंबर कार्यक्रम शुरू किया बनने का, निर्माण हुआ 24 जनवरी 1950 कंप्लीट किया, 26 को अप्लाई हुआ। समझ गए, पूरी तरह लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 को। ये जो कोरिलेशन में बार बार करके बताता हूँ आपको, ये पढ़ोगे, चिंतन करोगे अपने स्टडी रूम में बैठ करके, तब ये हो पाएगा। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी करते समय थोड़ा थिंकिंग करिए, समझ अपने अंदर चिंतन करने की क्षमता को विकसित करिए। अगर चिंतन करने की क्षमता आ गई तो आप स्वयं ही क्या हैं, कंप्यूटर भी और खुद के टीचर भी, दोनों चीज़ें हैं। आप स्वयं में दोनों चीज़ बन जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी टॉपिक को लेकर चिंतन करने की क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक आप PDF ढूंढते रहिए, इस चैनल से उस चैनल पर, कहीं भी कुछ नहीं उपलब्ध है तो सारा कुछ देखने के बाद अंतिम एक लाइन आएगी कि भैया देखा, खुद ही बना लिए होते और समझ लिए तो चिंतन करके, तो स्वर्ग का दर्शन हो जाता। वो रेयर है कि कभी कोई पा गया शॉर्टकट, वैसे पा गया सिलेक्शन, वो नहीं होने वाला है। वो अपवादी दशाएं में है, जैसे मूल अधिकार में अपवाद है, वो भी ऐसे अपवाद की दशा में है। आप उस अपवाद में आएंगे, जरूरी नहीं है। अब यहाँ विधि के साथ, विधि द्वारा शासन में क्या हो सकता है, आपसे भेदभाव हो सकता है। यहाँ क्या है, भेदभाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ विधि द्वारा शासन है ना, ये हो सकता है यहाँ। और दूसरी बात, सभी लोगों पर सभी कानून लागू भी नहीं होंगे, ये भी जानिएगा। सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू नहीं होगा। जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यह तो है। अरे पाकिस्तान वगैरह हमारे है, बांग्लादेश है, देख नहीं ले रहे हैं आप। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इसका उद्देश्य क्या होता है, राज्य की सत्ता कायम करना, ना कि जनता पर सत्ता कायम करना। यहाँ अंतिम लाइन जो है ना, ये क्या है, राज्य की सत्ता स्थापित करता है। और जबकि यहीं आप देखेंगे किसे, आप रूल ऑफ लॉ में ये किसकी सत्ता स्थापित करता है, जनता की सत्ता स्थापित करता है। आप समझ गए होंगे। तो ये कितना सोच समझ के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने
कॉन्सेप्ट चुना है विधि का, किसके? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ डाइसी की। डाइसी कॉन्सेप्ट